स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो भी प्रिज्म से संबंधित है, प्रिज्म के अपवर्तनांक से संबंधित है और टॉपिक का नाम क्या है? न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो समझने की चीजें क्या है यहाँ पे? पहला अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम लोगों ने पढ़ा था म्यू बराबर सी अपॉन वी पढ़ा था। इसके अलावा म्यू कैसे निकाल सकते हैं? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम था। इसके अलावा एक और संबंध था म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, म्यू टू साइन आर। ये भी अपने पास स्नेल का नियम था और ये भी स्नेल का नियम था, दोनों एक ही। और मतलब म्यू को हम इन तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, सही है ना? म्यू को इन तरीकों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्रिज्म हमने देख लिया, प्रकाशित ये न्यूनतम विचलन क्या है? मेन चीज यहाँ पे इसको समझना है कि ये न्यूनतम विचलन क्या है। न्यूनतम विचलन मतलब कम से कम विचलन होना चाहिए प्रकाश की किरण का। अभी कब होगा कब नहीं होगा इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। ये न्यूनतम विचलन जो होना है ये कब होगा और कब नहीं होगा, इस चीज के बारे में हमें बात करनी है। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, अपवर्तनांक तो निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन मेन चीज क्या है? ये न्यूनतम विचलन क्या है? न्यूनतम विचलन का मतलब प्रकाश की किरण अपने पथ से कम मुड़नी चाहिए। प्रकाश की किरण अपने पथ से कम मुड़नी चाहिए। तो प्रकाश की किरण अपने पथ से कम कब मुड़ेगी? बात करते हैं। प्रकाश की किरण अपने पथ से कम मुड़ेगी, इस चीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है न्यूनतम विचलन की शर्तें। न्यूनतम विचलन की शर्तें ये क्या होती है? जैसे हमने देखा अपने पास में ये प्रिज्म है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, ये आपतन यदि प्रिज्म पर नहीं होता तो इस प्रकार जाती, ये अभिलंब हो गया इसका। ये किरण इसको जाना कैसे चाहिए था? बिल्कुल इस प्रकार से जाना चाहिए था। क्यों? विरल से सघन। क्लियर है? इसका अपवर्तनांक हम लोग कितना मान ले? वायु के लिए 1 हो गया, म्यू वन बराबर 1। कांच के लिए कितना मान ले? पता है वैसे हमने कहा, लेकिन कांच के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसीलिए इसको म्यू टू बराबर म्यू मान लेते हैं। सही है ना? म्यू टू बराबर क्या मान लेते हैं? म्यू। ये सघन हो गया, ये क्या हो गया? विरल हो गया। इस पॉइंट को बोला हमने पी। और अब यहां से अभिलंब बना है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन मुड़ जाएगी और इस प्रकार से जाएगी। ये क्या है? निर्गत किरण। ये क्या है? आपतित किरण। आपतन कोण कितना है? आई। ये कितना है? R1। ये कितना है? R2। ये कितना है? E। और ये जो मुड़ा, इस मुड़ने वाले को क्या बोला अपन ने? डेल। और डेल क्या होता है? विचलन कोण। डेल क्या होता है? विचलन कोण। डेल क्या होता है? विचलन कोण। अब ये सारी बातें आ गई अपने पास में। अब मेन चीज क्या? न्यूनतम विचलन का होगा। ये क्यों दे दिया मैंने? आप समझना, आपको सबसे पहली चीज न्यूनतम विचलन कब होगा? जब पहली कंडीशन होगी। और पहली कंडीशन क्या है? आई बराबर ई हो। यदि I बराबर E है तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न जो विचलन कोण होगा वो हमेशा क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि I बराबर E होगा, यदि I बराबर क्या होगा? E होगा, तो प्रिज्म द्वारा जो विचलन कोण उत्पन्न होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, I बराबर क्या हो? E। I बराबर E जब भी होगा, I बराबर E जब भी होगा, विचलन कोण क्या मिलेगा हमें? न्यूनतम मिलेगा। कम से कम प्रकाश मुड़ेगा, कम से कम प्रकाश अपने पथ से विचलित होगा। मतलब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा मुड़ेगा, ज्यादा नहीं मुड़ेगा। कौन सी शर्त पे? I बराबर E पर, I बराबर E पर कम से कम मुड़ेगा प्रकाश इस शर्त पर। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? R1 का मान R2 के बराबर होना चाहिए। R1 का मान किसके बराबर होना चाहिए? R2 के बराबर। R1 का मान किसके बराबर होना चाहिए? R2 के बराबर होना चाहिए, तो भी विचलन कोण क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त
ये दो तो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तीसरी शर्त आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसको समझना। ये जो PQ है, ये जो PQ है, ये किसके समांतर होना चाहिए? BC आधार के समांतर होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे? विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम होगा। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाए तो विचलन कोण क्या होगा? न्यूनतम। मतलब मैं यहाँ से एक लाइन कह सकता हूँ, मतलब ये होगा तो ये भी होगा, और ये होगा तो ये भी होगा। यदि ये होगा तो ये अपने आप ही होगा, और ये भी अपने आप ही होगा, मतलब अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। संरचना में हम लोग डायग्राम को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? बराबर। और उस स्थिति में जो कोण मिलेगा, विचलन कोण मिलेगा, डेल मिलेगा, वो डेल क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि ये शर्तें लागू हो तो डेल क्या बन जाएगा? डेल मिनिमम बन जाएगा, डेल न्यूनतम बन जाएगा, न्यूनतम विचलन आ जाएगा। क्या जाएगा? न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन के लिए कितनी हो गई? I बराबर E। तीन शर्तें हैं ना, R1 बराबर R2, PQ समांतर BC। अब आपको देखो थोड़ा सा लिखने का तरीका बताता हूँ, इसमें कैसे लिखेंगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए I बराबर E आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप इसी स्टेटमेंट, इसी लाइन को स्टेटमेंट के फॉर्म में, कथन के रूप में कैसे लिखोगे? यदि आपतन कोण और निर्गत कोण के मान समान हो, यदि आपतन कोण और निर्गत कोण के मान समान हो तो विचलन कोण न्यूनतम होगा। यदि अपवर्तन कोण R1 तथा R2 के मान समान हो, अपवर्तन हो रहा है ना, यहाँ पे अंदर जा रही है, बाहर निकल गया, अपवर्तन कोण R1 तथा R2 के मान समान हो तो विचलन कोण न्यूनतम होगा। यदि किरण PQ आधार BC के समांतर हो तो विचलन कोण न्यूनतम होगा। ये तीन विचलन कोण के लिए शर्तें हैं, और है एक तरीके से, यहाँ पे एक होगा तो दूसरा अपने आप ही, दूसरा क्या होगा? अपने आप ही होगा, लेकिन आप तीनों को डायरेक्ट याद रखेंगे। ओके, पहली I बराबर E, दूसरी R1 बराबर R2, तीसरी PQ समांतर BC। ये न्यूनतम विचलन हो गया। अब अपवर्तनांक ज्ञात कर देते हैं हम अपवर्तनांक को ज्ञात कर देते हैं। अपवर्तनांक कैसे ज्ञात होगा देखिएगा भैया। देखिए, एक तो आपको स्नेल का नियम पता है, म्यू बराबर साइन A अपॉन साइन R। तो देखिए मैं यहाँ से स्नेल का नियम मैंने किस रूप में आपको याद रख पाया था, ध्यान रखिए। स्नेल के नियम अनुसार अब अपवर्तनांक ज्ञात कर रहा हूं, सही है ना? क्या ज्ञात कर रहा हूं? अपवर्तनांक। स्नेल के नियम अनुसार μ1 sin I बराबर μ2 sin R। इसी तरीके से मैंने बताया था, ये याद रखना है। ओके, बिंदु P पे देख, बिंदु P पर स्नेल का नियम लगा रहा हूं मैं। बिंदु P पर स्नेल का नियम लगा रहा हूं। स्नेल का नियम, किरण आ रही है इससे y कितने कोण पर? I कोण पर। जा किस में रही है? μ2 में। ओके, कितने कोण पर? R1 कोण पर। देखो मैंने क्या लिखा, μ1 कितना? 1 इनटू साइन कितना? I बराबर μ2 कितना? μ2 कितना? μ साइन R1 है। साइन R कितना है? R1 है। साइन R कितना है? R1 है। तो साइन I बराबर कितना हो गया? μ इंटू साइन R1। तो μ बराबर कितना आया? साइन I अपॉन साइन R1। वो तो पहले भी कर सकते थे, μ बराबर साइन I अपॉन साइन R लिख सकते थे, लेकिन R1 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, यहाँ पे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब सीधा एक कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, μ बराबर साइन I अपॉन साइन R1। इक्वेशन नंबर अपने पास क्या हो गई? ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर अपने पास क्या हो गई? फर्स्ट। ओके, इक्वेशन नंबर क्या होगी अपने पास में? फर्स्ट। अब इसको कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं हम लोग। बस इस डायग्राम का यूज हो चुका है। अब आपने पिछला पॉइंट जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, विचलन कोण का मान निकाला था, उसको बात करते हैं। हमें I और R1 का मान निकालना है, I और R1 का मान निकालना है। तो देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं विचलन कोण। विचलन कोण क्या होगा? देखिए, डेल बराबर I प्लस E माइनस ए। I प्लस ई माइनस ए होता है ना, I प्लस ई माइनस ए। अभी जैसा अपने को पता है, यदि I बराबर E हो, पहली शर्त होगी ना न्यूनतम विचलन के लिए, I बराबर E हो, तो डेल क्या बन जाएगा? डेल मिनिमम बन जाएगा, न्यूनतम बन जाएगा ना।
विचलन कोण क्या आ जाएगा, न्यूनतम। ये वैल्यू रखता हूं इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास में, न्यूनतम विचलन कोण बराबर आई, ई की जगह पे भी आई रख दिया -a। समझ में आ रही ना बात, ये पिछले डेरिवेशन से था ना। तो यहां से कितना हो गया ये अपने पास में 2i, ये इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, डेल मिनिमम प्लस a, डेल मिनिमम प्लस a, i बराबर कितना आया, डेल मिनिमम प्लस a अपॉन 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपने पास में, ये सेकंड इक्वेशन नंबर अपने पास ये क्या हो गई, सेकंड। i का मान यहाँ पे उठा के रखना है आपने। r1 का और निकाल ले, काम खत्म है। r1 का और मान निकाल ले, काम खत्म है। और आपके पास क्या जाएगा, म्यू बराबर साइन i अपॉन साइन r1 में i का मान तो ये रख दूंगा, r1 का मान अभी जो आएगा वो रख दूंगा। बात समझ में आ रही है सभी को। डायग्राम में हमने क्या यूज लिया है, एक बिंदु P को देखा है और इसके अलावा न्यूनतम विचलन की 3 शर्तें, I बराबर E, R1 बराबर R2 और PQ समांतर BC, PQ समांतर BC। क्लियर है, ओके। अब इसको आगे देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड में पूछा जाता है ये बार बार, ओके। अब आगे देख, एक और पढ़ा था हमने, हम जानते हैं कि जैसा कि डायग्राम से देख सकते हैं चाहे तो, हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में a बराबर कितना आया था, r1 प्लस r2। r1 बराबर न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, r2। सही है ना, किसके लिए, डेल मिनिमम के लिए। हमें तो बात ही न्यूनतम विचलन की करनी है, तो r1 और r2 को बराबर रख देता हूं। तो मैं a बराबर क्या आया, r1 प्लस r1, 2r1 a, r1 बराबर कितना है अपने पास में, a/2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपने पास में, थर्ड। ये इक्वेशन नंबर अपने पास क्या हो गई, थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से देखते हैं क्या मिलेगा अपने को, और जो मिलेगा वही अपवर्तनांक का सूत्र होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2, 3 से म्यू बराबर, एक में तो ये था साइन i अपॉन साइन r1, ओके। म्यू बराबर 2 से तो i का मान रख, और 3 से r1 का मान रख। क्या आएगा, साइन i कितना है, डेल मिनिमम प्लस a बटे 2, और उसके बटे में कितना आ जाएगा, r1 की जगह पे साइन, r1 की जगह पे a/2। और ये जो अपने पास में सूत्र आया है, ये किसके लिए सूत्र आया है, न्यूनतम विचलन के लिए। ये किसके लिए सूत्र आया है, न्यूनतम विचलन के लिए। म्यू बराबर साइन i अपॉन साइन r1। i की मान कितनी है ये अपने पास में, डेल मिनिमम प्लस a अपॉन 2, और r1 का मान कितना आया, a/2। और ये अपने पास आ गया एक प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक कब, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। कब आया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। बात समझ में आ गई सभी को, कब आया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ओके भाई, ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रिज्म जो है वो पतला प्रिज्म बन जाए। अभी वो क्या होता है पतला प्रिज्म, उसकी बात करेंगे, और एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।